अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 के बाद 11th क्लास केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक। लेक्चर नंबर 7 जो है वो है वेरिएशन इन द आयोनाइजेशन एनर्जी। जिस तरह से हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस आइसोलेटेड एटम। उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं। तो हमने वेरिएशन देखनी है विद इन द पीरियड एंड ग्रुप, और फिर हम देखेंगे कि हाउ मैनी फैक्टर दैट अफेक्टिंग ऑन द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कहता है कि द एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ईच एटम इन द वन मोल ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द gaseous state to from the one mole of the gaseous one positive ion is called the first ionization energy। मतलब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी जो हम एक गैशियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देते चलूँ, सोडियम एक एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव करवाएंगे तो सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 494 किलो जॉल पर मोल होगी। कैल्शियम को देख लें, कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 590 किलो जॉल पर मोल होगी। अच्छा, अब हम इनकी कैल्शियम की सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। अगर गैसियस आइसोलेटेड एटम से सेकंड इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करवाते हैं तो ऐसी एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लाती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कैटाइन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और को रिमूव कर दें, कैल्शियम +2 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो 1150 किलो जॉल पर मोल। फर्स्ट की वैल्यू 519 किलो जॉल पर मोल, सेकंड की 1150 किलो जॉल, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगी सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अगर इसी तरह गैसियस आइसोलेटेड एटम में से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो उसके लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम +2 में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करवा देते हैं तो इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 4940 किलो जूल पर मोल होगी। ठीक, एलिमेंट कैन हैव सिवरल आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सटेंड डिपेंड अपॉन इट्स एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट है, उसकी बहुत सारी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हो सकती है, फर्स्ट 2 3 सेकंड बहुत सारी, लेकिन ये डिपेंड अपॉन करता है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर या नंबर ऑफ इट्स वैलेंस शेल। आगे, फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर अफेक्ट करते हैं कि इधर के आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी या आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर दैन effective nuclear charge greater is the electronic force of the attraction, more difficult its removal of electron from the atom। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगी, तो उतना इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड एटम से रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रीज़न क्या है वो जानने की कोशिश करें। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि वजह यह है कि जो ही आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है विद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, नंबर 2 साइज ऑफ द एटम या आयन। आप देखें आयोनाइजेशन एनर्जी का सेकंड फैक्टर साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। एटम का साइज अगर बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, और एटम का साइज छोटा है स्मॉलर तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। In bigger atoms, the force of the attraction between the nucleus and its outermost electron is weaker। अगर बड़ा एटम होगा तो न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी, वीकर होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। और साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, वाइस वर्सा। नंबर थर्ड फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है, इधर कि वो हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है। तो अगर वो कम्प्लीटली फील्ड हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और अगर वो कम्प्लीटली फील्ड नहीं है यानी वो हाफ फील्ड है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, यानी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिपेंड करता है इसके हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल के ऊपर कि कौन सा एटम ज़्यादा स्टेबल है। देयरफॉर द आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द फुली फील्ड या हाफ फील्ड शेल। ठीक है,
नंबर 2 में देख लेते हैं नोबल गैसेस के बारे में। तो नोबल गैसेस की जो वैल्यू होती है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका शेल जो है वो कंप्लीट होता है, यानी डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इस वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। हमेशा इनका शेल जो है वो फुली फील्ड होता है, यानी NS2 NP6, ठीक है, यानी s ऑर्बिटल भी कंप्लीट है और p ऑर्बिटल भी कंप्लीट है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू एज कम्पेयर टू द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, उनको रिमूव करना आसान है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इस वजह से हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आगे जो है स्लाइड में दिखाए गए हैं। इस तरह नाइट्रोजन N7 1s2 2s2 और 2px1 2py और 2pz, तो इस तरह से 3 ये आ जाएंगे, 2 4 ये हो जाएंगे इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इनकी फास्ट आयोनाइजेशन की वैल्यू 1403 किलो जॉल पर मोल है। ऑक्सीजन की देखें तो जो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं px1 py1, तो इसके लिए जो है वो आयोनाइजेशन की वैल्यू जो है वो 1365 किलो जॉल पर मोल होती है। अगर रीजन भी देख लेते हैं ऐसा होता क्यों है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो नाइट्रोजन हैज 1 यूनिट लेस पॉजिटिव चार्ज इन इट्स न्यूक्लियस देन ऑक्सीजन, but due to the extra stability of half filled subshell of nitrogen it's difficult to remove the electron from the nitrogen atom। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है वो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना नाइट्रोजन एटम में से बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। अच्छा, 4 फैक्टर देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। शील्डिंग इफेक्ट, ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट ईजर इट टू रिमूव द बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। देखें जी, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन का बैलेंस शेल से रिमूव करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है तो इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। लार्जर द नंबर ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन, यानी अगर इनर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगी तो ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी उसका ज़्यादा होगा। मतलब ये है कि न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर चार्ज है उसके बाद जो वैलेंस शेल होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करके रहते हैं, वो उनके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ शेल होंगे उनमें, तो उतना उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी और उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक। फिफ्थ फैक्टर इज कॉल्ड द स्पिन पेयर रिपल्शन। देखें जी, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द स्पिन पेयर, जब इलेक्ट्रॉन एक स्पिन में पेयर्ड होके रहते हैं, जुड़े रहते हैं ऑर्बिटल में, तो उनमें रिपल्शन भी होती है। और जब वो पेयर्ड में नहीं रहते तो उसमें रिपल्शन नहीं होती, उसमें अट्रैक्शन होती है। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिन पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर्ड में रहते हैं तो रिपल्शन बिटवीन देम, उनमें रिपल्शन होती, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कॉजेस लीड टू द स्लाइटली लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी और एज कम्पेयर टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। दिस इज बिकॉज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इंक्रीज रिपल्शन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जो है वो हमारे पास रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से ये आसान होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। मेक इट स्लाइटली ईजियर टू रिमूव वन ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। द लास्ट में हम इसकी देख लेते हैं, इसी की एक्सप्लेनेशन है, कंटिन्यूस है कि ऑक्सीजन हैज़ 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के अगर हम देखें ना तो इसके ऊपर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन हैज़ 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट्स 2p ऑर्बिटल। इस तरह के अगर हम इसके बैक चलें तो ऑक्सीजन में 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन में 3। अब आगे हम लास्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो ऑक्सीजन हैज़ 2 स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2p ऑर्बिटल और आयोनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव वन ऑफ दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली लोअर ड्यू टू द इंक्रीज रिपल्शन बिटवीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। जब वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती, घट जाती, और आसान होता है कि उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। आगे नाइट्रोजन के केस में देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2p ऑर्बिटल। अभी हम देख के आए हैं कि नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड अप में नहीं होते, अनपेयर्ड होते हैं। तो रिमूविंग वन ऑफ देम ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर मोर एनर्जी। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड, मतलब नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्पिन पेयर रिपल्शन, क्योंकि इनमें स्पिन पेयर रिपल्शन तो हो नहीं रही होती, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की सूरत में रहते हैं, अलग-अलग रहते हैं, तो इनको